दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है। और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूँ। बिल्कुल जाइए, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी, ये राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, बगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्र को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास भी जो एजेंसीज के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू और बहुत खबर आती है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, हो चुके हैं, मूड बन चुका है। और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टील प्लांट बन रहे हैं। तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, कुछ तो आप उस पर संदेश तो दे, खुद ही संदेश दे, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे तब, हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय, हम किस तरह का समर्थन। बस इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूं, था, है और रहेगा। और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उनकी समझ में तो चीजें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए, पीओके की तरफ देखते रहिए। इस समय इतना ही, इस समय इतना ही। हाँ, बिल्कुल इस समय इतना ही। मगर होगा कुछ, होगा तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हमारा अधिकार, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था जी, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी। मैं जिस तरीके से राशन के लिए मारामारी पाकिस्तान में हो रही है, डेली वायरल क्लिप्स हो रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन सारे 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है। बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। तब स्वाभाविक है, कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा। आपको भी तो रिपोर्ट आ रही होंगी, आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, आप रक्षा मंत्री है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम, ये ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए ना। कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, उन्होंने कहा न बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई थी, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है। हमने तो दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है? फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ बहुत रिलेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मतलब मैसेज जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। कौन सी बातें राजनाथ जी, कौन सी बातें? भारत की स्थिति क्या है, वो कहां खड़े हैं? एक बार उनका विभाजन हो ही चुका है, 2 देश बन चुके हैं, और राशन के लिए वहां पर बिल्कुल मारामारी हो रही है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो नागरिकों की होती हैं, बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वहां की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। उसके कारण आप देखते होंगे कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर और भी जब बोलते हैं तो कुछ हताश, निराश से आपको नहीं लगते? हाँ, बिल्कुल।
हताश हैं, निराश हैं। कल ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी ये सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। अटल जी हमारे कहा भी करते थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा था, है और रहेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है? जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई है चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है। एक बहुत बड़ा, आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ना ये जानना चाहते हैं कि इसमें आधार क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो। ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं। अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका में घुस गया, कहीं नहीं घुस गया और भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आप क्या बात करते हैं आप? और इस समय मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय नहीं करना जरूरी है। राजनाथ जी करना जरूरी है कि इन सब चीजों पर क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। वही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं आपको एक बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, जितने हमारे दर्शक हैं, जितने वोटर हैं, वो जब जाते हैं ना वोट कास्ट करने, तो उनके मन में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई म्युनिसिपैलिटी की चुनाव तो है, ठीक है, बिल्कुल सही, होना भी चाहिए। आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा मैं? आप बताइए मुझे। जिसके अंदर भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जिसके अंदर भी है, स्वाभाविक है उसके देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता होगी ही। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहें। कहीं पर कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। लद्दाख में हुआ क्या है? मैं लद्दाख में हुआ, देखिए बहुत, अब ऐसा है ना कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता कि क्या हुआ है। जितना बोल सके कोई परिवार देख रहा है प्रोग्राम, कोई देख रहा है, वोट करने जाएंगे। भारत और चाइना के बीच अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो, ठीक तरीके से चल रहा हो, अच्छे माहौल में चल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी बातचीत का सिलसिला। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा के साथ जी किसी भी सूरत में भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कर सकेंगे? जो था, जब किया था तो किया था। पिछले बीती बातों की यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैं बीती बातों की बात कर रहा हूं। नहीं, वो जो हवा चल रहा है आजकल, नहीं, हवा जो चलाने की कोशिश चल रही है कि लद्दाख के कई पिछली बातों की चर्चा कर रहे होंगे लोग, वही दिमाग में बैठा होगा लोगों को, और उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो लद्दाख में जो आंदोलन करने की कोशिश हो रही है, कौन आंदोलन? ये कोई आंदोलनकारी वहां पे बैठे हुए हैं, रात को वहां पे फास्टिंग। आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया, जो मुझे जानकारी मिली है। लोगों को उकसाने की कोशिश चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाए। करने दीजिए। तथ्य को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। तथ्य तथ्य है, सत्य सत्य है। चीन के साथ हमारा एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है इस वक्त, और कोई चांस है क्या? हाँ, कोई फ्लेयर अप हो जाएगी? बात सही है। पहले से भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तनाव कितना? नहीं, लेकिन बातचीत जो इस समय चल रही है अच्छे माहौल में चल रही है। मैं देशवासियों को मैं बतलाना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ वो फिर से हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा। इस समय अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और मैं समझता हूं कि जो सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है भारत और चाइना के बीच, हम ये चाहते हैं वो सारा का सारा सीमा विवाद सुलझ जाना चाहिए। सुलझेगा? और यह बात हम लोगों ने चाइना को सुलझ सकता है? सुलझ सकता है। आज की जैसी स्थिति बनी है सुलझ सकता है। बिल्कुल सुलझ सकता है। और राष्ट्रीय हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपने हमारे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, और मेरा विश्वास दिनों दिन ये और पक्का होता जा रहा है।
इसका आधार क्या है? देखिए, भारत के बारे में भी जो पहले जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा थी अब काफी बदल चुकी है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है आपको देता हूं, बताइए ना। धारणा कैसी बनी। हाँ, बताइए ना। रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है। जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था। स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले सब कुछ चल रहे थे। तो उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए, कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई और लगभग 22,000 बच्चे वहां से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्टेशन। तो पहले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया। आप भी तो कितनी विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है। तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने राफेल को आपका हैंडओवर हुआ था। हाँ, हुआ था। टीका, स्वस्तिक लगाया था। हाँ, स्वस्तिक बनाया था। स्वस्तिक लगाया ओम था, लिखा टीका, था। ओम लिखा था। और वहां पे इधर की जो लॉबी है बिल्कुल, नींबू भी रखा था। हाँ, बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और इधर की जो हमारी परंपरा है, नहीं, आपकी परंपरा तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है। मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। करने दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज को एक दायरे में देखती है ना, तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो। और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल यह है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। हाँ, इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सच्चाई क्या है। मैं समझता हूं अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है।